हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। लास्ट लेक्चर में हमने हिस्ट्री आईसीएसई बोर्ड क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम था द विजयनगर एंड बाहमनी किंगडम्स वो स्टार्ट किया था। उसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। उस पार्ट में हमने विजयनगर किंगडम के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और कृष्णदेवराय अ केस स्टडी हमने स्टार्ट करी थी जिसमें हमने उनका कृष्णदेवराय के बारे में पढ़ा था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वो सभी चीज़ें पढ़ी थी। वॉर्स कन्क्वेस्ट कैसे हुए थे वो सब पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में। आई होप आप सभी ने वो लेक्चर अच्छे से देखा होगा, आपको समझ में आया होगा। और आपको फिर भी कुछ डाउट रह जाते तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं जिसमें हमें पढ़ना है कृष्णदेवराय के टाइम पर इकोनॉमी कैसी थी। उस टाइम की क्या चीज़, इकोनॉमी कैसी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। द किंगडम ऑफ विजयनगर वॉज इन्वॉल्व इन वॉर। विजयनगर जो किंगडम था वो वॉर्स में यानी कि युद्ध में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। लाइफ इन विजयनगर एम्पायर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नीड टू कीप अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। विजयनगर एम्पायर का जो जीवन था, ठीक है, जो जितना भी उसकी जीवन था वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ किससे, उसे एक ज़रूरत थी, विजयनगर एम्पायर को ज़रूरत थी एक बहुत ही बड़ी स्टैंडिंग आर्मी की। क्यों ज़रूरत थी? क्योंकि वो वॉर्स में इन्वॉल्व होता था विजयनगर किंगडम जो थी, इसलिए उसे एक बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी चाहिए थी। दिस आर्मी रिक्वायर्ड अ लार्ज शेयर ऑफ द स्टेट इनकम। और इस आर्मी को मेंटेन करने के लिए भी तो बहुत सारा इनकम चाहिए ना, तो स्टेट इनकम का बहुत बड़ा पार्ट इस आर्मी के लिए ज़रूरत पड़ती थी। हैंस मोर रेवेन्यू हैड टू बी जनरेटेड एंड कलेक्टेड। और स्टेट इनकम बढ़ानी चाहिए ज़्यादा, तो उसके लिए ज़्यादा रिवेन्यू यानी कि ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाने लगा, जनरेट करने लगे ज़्यादा टैक्स और ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने लगे। द टू चीफ सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू वर लैंड एंड ट्रेड। दो मेन सोर्सेज, चीफ यानी मेन सोर्सेज रिवेन्यू के कौन से थे? लैंड और ट्रेड। ज़मीन से टैक्स लिया जाता था और ट्रेड यानी कि व्यापार से टैक्स लिया जाता था। अदर टैक्सेस वर ग्रेजिंग टैक्स, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ एंड प्रोफेशनल टैक्सेस। और दूसरे टैक्स कौन से लिए जाते थे? ये दो तो मेन थे, लैंड और ट्रेड, और उससे अलग थे ग्रेजिंग टैक्स, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ और प्रोफेशनल टैक्सेस दिए जाते थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ इम्पोर्ट वॉज हॉर्स। इम्पोर्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइटम थी जिसे इम्पोर्ट करवाया जाता था वो थी हॉर्स। क्या था? हॉर्स। अ लार्ज शेयर ऑफ द रेवेन्यू वॉज स्पेंट ऑन वेलफेयर स्कीम्स एंड मेंटेनेंस ऑफ आर्मी। और बहुत बड़ा रेवेन्यू जितना भी कलेक्ट होता था उसका बहुत बड़ा पार्ट किस चीज़ पर स्पेंड किया जाता था? वेलफेयर स्कीम्स जनरेट करने के लिए और आर्मी को मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ा शेयर लगता था रेवेन्यू का। ट्रेड बोथ इंटरनल एंड ओवरसीज वॉज ब्रिस्क। ट्रेड बहुत अच्छा था उस टाइम पर, इंटरनल भी होता था, ठीक है, और ओवरसीज यानी कि देश विदेश में जो भी उनका ट्रेड होता था बहुत ब्रिस्क पर था यानी कि अच्छा होता था। हॉर्सेस केम फ्रॉम अरेबिया एंड आइवरी फ्रॉम अलेक्जेंड्रिया, सिल्क एंड वेलवेट फ्रॉम चाइना एंड एलिफेंट्स फ्रॉम श्रीलंका। हॉर्सेस अरेबिया से आते थे, आइवरी यानी कि तलवार वगैरह किससे आती थी? अलेक्जेंड्रिया से आती थी। सिल्क और वेलवेट चाइना से आता था और एलिफेंट्स जो थे वो आपके श्रीलंका से आते थे। ट्रेड वॉज ऑल्सो विगरस विद साउथ ईस्ट एशिया। ट्रेड जो था साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी बहुत ज़्यादा विगरस था यानी कि अच्छा था, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? लैंड वॉज फर्टाइल एंड इरीगेशन वॉज एफिशिएंट, हैंस एग्रीकल्चर फ्लरिश। लैंड बहुत फर्टाइल था यानी कि उपजाऊ लैंड था और बहुत ही इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी, इसीलिए एग्रीकल्चर उस टाइम पर बहुत फ्लरिश हुआ, बहुत ज़्यादा क्या हुआ? एग्रीकल्चर फ्लरिश हुआ यानी कि डेवलप हुआ। रिवेन्यू वॉज ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। रिवेन्यू जो लिया जाता था पूरे एग्रीकल्चर में, तो एक लैंड पर जितना टोटल प्रोड्यूस होता था, ठीक है, तो उसका 1/3 पार्ट लिया जाता था रिवेन्यू में। मैनी इंडस्ट्रीज सच एज टेक्सटाइल्स, मेटलर्जी एंड माइनिंग फ्लरिश्ड। बहुत सारी टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज़ भी फ्लरिश हुई। उन इंडस्ट्रीज़ में जैसे आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, मेटलर्जी एंड माइनिंग इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप हुई। मेटलर्जी कौन सी होती है आपकी? मेटलर्जी होती है जिसमें मेटल्स और उनके यूजेस की साइंटिफिक स्टडी करी जाती है, ठीक है, तो वो ये तीनों इंडस्ट्रीज़ भी फ्लरिश हुई। देयर वॉज अ ग्लेरिंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बिटवीन द एफ्लुएंट नोबिलिटी एंड द माइजरेबल पीजेंट्री। और एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आने लगी नोबिलिटी और माइजरेबल पीजेंट्री के बीच में। एफ्लुएंट नोबिलिटी यानी कि जो बहुत हाई क्लास ऑफिशियल्स थे और जो नॉर्मल पीजेंट्स थे उनके बीच में एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आने लगी, डिफरेंस आने लगा। अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स सच एज अब्दुल रज़ाक, निकोलो कॉन्टी एंड डोमिंगो पेज प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द विजयनगर किंगडम। बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स ने अकाउंट्स दिए थे। अकाउंट्स वो लेखा जोखा जो होता है वो चीज़ नहीं, जो हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं वो नहीं होता। अकाउंट्स यानी फॉरेन ट्रैवलर्स जब विजयनगर किंगडम में आए थे ट्रैवल करने के लिए, तो जो भी चीज़ें उन्होंने देखी उनसे एक शॉर्ट स्टोरी की टाइप में लिखा था वहाँ के बारे में,
तो बहुत से ट्रैवलर्स आए थे, जैसे अब्दुल रज़ाक, निकोलो कॉन्टी, डोमिंगो पेज। उनकी कहानियों से, उनके अकाउंट से बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हमें विजयनगर किंगडम के बारे में। दे वर इम्प्रेस्ड बाय द मैग्निफिशेंस ऑफ द किंगडम एंड द एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल ऑफ द नोबिलिटी। ये जो सभी ट्रैवलर्स आए थे, फॉरेन ट्रैवलर्स, वो किंगडम के मैग्निफिसेंस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, किंगडम के जैसी किंगडम दिखती थी उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, और नोबिलिटी के यानी कि हाई ऑफिशियल्स के जो एक्स्ट्रावेगेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफस्टाइल था उससे भी बहुत ज़्यादा वो लोग इम्प्रेस हुए। कौन? फॉरेन ट्रैवलर्स। कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स के नाम दिए हुए हैं जिन्होंने अपने अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा इनवैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी। किसके बारे में? किंगडम के बारे में। अब आती है बात सोसाइटी कैसी थी उस टाइम पर। द किंग देमसेल्व्स फॉलोड द वैष्णव सेक्ट बट वर टॉलरेंट ऑफ अदर रिलीजन्स। जो किंग थे, विजयनगर किंगडम के जितने भी राजा आए, उन्होंने खुद तो वैष्णव धर्म क्या किया? फॉलो किया। सेक्ट यानी धर्म, तो वैष्णव धर्म फॉलो किया, लेकिन वो सारे अदर रिलीजन्स को टॉलरेट करते थे, यानी कि उन्हें भी उतनी ही वैल्यू देते थे। एंशियंट वैदिक कस्टम्स वर फॉलोड। पुराने वैदिक कस्टम्स, वैदिक रीति रिवाज फॉलो करे जाते थे। द सोसाइटी वॉज कंजर्वेटिव एंड रिलीजियस लॉज गवर्नड इट। सोसाइटी जो थी बहुत कंजर्वेटिव थी, ठीक है, और सारे रिलीजियस धार्मिक जितने भी कानून थे वो सभी लागू किए गए थे। द कास्ट सिस्टम वॉज फॉलोड। कास्ट सिस्टम फॉलो किया गया। ब्राह्मण्स वर रेस्पेक्टेड। ब्राह्मण जो होते हैं उन्हें आदर सम्मान दिया गया। वुमेन हाउ एवर वर अंडर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। लेकिन औरतें जो थी कुछ उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। दो सम ऑफ दैम हु बिलोंग टू अपर कास्ट पार्टिसिपेटेड इन द सोशल स्पेयर्स ऑफ लाइफ। कुछ औरतें जो अपर कास्ट से, हाई कास्ट से बिलोंग करती थी, वो लाइफ के सोशल यानी कि सामाजिक कामों में भी पार्टिसिपेट करती थी। सती, पॉलीगैमी एंड चाइल्ड मैरिज वर प्रैक्टिस्ड। सती, पॉलीगैमी। पॉलीगैमी क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ, यानी कि एक आदमी की एक से ज़्यादा वाइफ होती है अगर, तो वो पॉलीगैमी की जो प्रैक्टिस होती है उसे पॉलीगैमी बोलते हैं। और सती, चाइल्ड मैरिज, ये सभी प्रैक्टिस में थी, यानी कि ये सभी तीनों जो रिवाज थे ये चलते थे। देयर सीम टू बी नो डिस्टिंक्शन अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। और अलग अलग धर्म के लोगों में कोई भी डिफरेंस ऐसा नहीं दिखता था। तो ये बात थी आपकी सोसाइटी के बारे में, वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, ठीक है, उस टाइम पर। किसके टाइम पर? विजयनगर किंगडम के टाइम पर। देखिए आपको यहाँ पर ये विरूपक्ष टेम्पल दिखाया हुआ है और ये है हजार राम टेम्पल, ठीक है। अब देखते हैं उस टाइम पर लिटरेचर कैसा था। द रूल ऑफ कृष्णदेवराय वॉज एन एज ऑफ प्रोलिफिक लिटरेचर इन मैनी लैंग्वेज। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर। गाइज ये सभी जो हम पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन, लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं और पढ़ने वाले हैं, ये अभी सारी केस स्टडी चल रही है कृष्णदेवराय की। तो उनके शासन में क्या चीज़ें थी, क्या हुआ था, वो सभी हम ये पढ़ रहे हैं। तो उनके टाइम पर लिटरेचर यानी कि साहित्य क्या था, उसमें कैसी चीज़ें यूज़ होती थी, वो सब हम पढ़ेंगे अब। तो कृष्णदेवराय का जो शासन था वो एक ऐसा शासन था, प्रोलिफिक लिटरेचर थी, यानी कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लिटरेचर थी उस टाइम पर, बहुत सारी लैंग्वेजेस में जो जानी गई, उसे बोला गया गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर। कृष्णदेवराय का जो रूल था उस टाइम को बोला गया गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर। मैनी तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़ एंड तमिल पोएट्स एंजॉयड द पैटर्नेज ऑफ द एम्परर। बहुत सारे तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़ और तमिल जो पोएट्स थे यानी कि कवि थे, उन्होंने इस राजा की पैटर्नेज को यानी कि इस राजा के शासन को एंजॉय किया। एम्परर कृष्णदेवराय वॉज फ्लुएंट इन मैनी लैंग्वेजेस। और जो राजा थे कृष्णदेवराय बहुत फ्लुएंट थे, बहुत सारी लैंग्वेजेस उन्हें आती थी। ही पैट्रोनाइज्ड कन्नड़ पोएट्स मल्लनार्य हु रोट वीर साइवमृत, भाव चिंतरत्ना एंड सत्येंद्र चोला कथे। चतु विट्ठल अनाथ हु रोड भगवत। तिम्मन्ना कवि हु रोड अ यूलॉजी ऑफ हिज किंग इन कृष्ण राय भरत। उन्होंने पैट्रोनाइज किया यानी कि वो एक संरक्षक थे कन्नड़ पोएट्स के, ठीक है। कन्नड़ पोएट में मल्लनार्य थे जिन्होंने ये सभी कविताएं लिखी। वीर साइवमृत, भाव चिंतरत्ना एंड सत्येंद्र चोला कथे। चतु विट्ठल अनाथ हु रोट भगवत, ठीक है। तो ये पोएट के नाम है और ये इनकी पोएम्स के नेम है अलग अलग, ठीक है। ये फिर पोएट का नेम है आपका जिसने क्या लिखी, भगवत लिखी। तिम्मन्ना कवि हु रोट यूलॉजी ऑफ हिज किंग इन कृष्ण राय भरत। उन्होंने कृष्ण राय भरत में अपने राजा की यूलॉजी लिखी थी। यूलॉजी मीन्स एक ऐसा पीस लिखा था, एक ऐसा पैराग्राफ लिखा था जिसमें उनकी प्रेजिंग करी जा रही थी, उनकी तारीफ करी जा रही थी, उसी को बोलते हैं यूलॉजी।
Vyastirth, the great sant from Mysore, belonging to the Madhva order of Udupi, was his Rajguru. व्यास तीर्थ बहुत बड़े संत थे जो मैसूर से आते थे, ठीक है, वो माधवा से बिलोंग करते थे और उडुपी के ऑर्डर पर वो उनके राजगुरु बने, ठीक है, कौन? व्यास तीर्थ. 8 poets known as अष्ट दिग्गजालु, 8 elephants in the 8 cardinal points such as north, south, etc. were part of his court known as भुवन विजयमु. तो क्या बोल रहे हैं? 8 पोएट्स थे जिन्हें बोला उनके कोर्ट में, उनके दरबार में 8 पोएट्स थे जिन्हें बोला गया अष्ट दिग्गजालु, यानी कि 8 एलिफेंट्स थे 8 कार्डिनल पॉइंट्स पर. कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं आपके डायरेक्शंस. अब आप कहोगे डायरेक्शंस तो हमारी 4 होती हैं, नहीं, जैसे आपकी डायरेक्शंस आप ऐसे लिखते हो, ठीक है, तो इनके बीच की भी डायरेक्शंस गिनी जाती हैं, ठीक है, वो उनके कोर्ट के पार्ट्स थे, ठीक है, कोर्ट यानी उनके दरबार के. सिमिलरली दीज 8 पोएट्स वर दी 8 पिलर्स ऑफ हिज लिटरल असेंबली. जो उनका दरबार लगता था उसके ऐसे ये जो 8 कवि थे वो 8 पिलर की तरह थे. दोज 8 पिलर्स वर, वो 8 पिलर्स कौन कौन से थे? अलसानी पेडना, नंदी थिमन्ना, मध्यगरी मलाना, धुरजती, अय्यलराजू, राम भद्रुदू, पिंगली सुराना, रामराज भूषंडू एंड तेनाली रामाकृष्ण. ये अष्ट दिग्गज थे उनके, यानी कि 8 पोएट्स थे उनके दरबार के. तो ये सब था उनके लिटरेचर के बारे में, ठीक है. उनके कवि कौन कौन से थे? वो एक संरक्षक थे, ठीक है, जिन्होंने अलग अलग पोएम्स देखी और अलग अलग पोएम्स के जो पोएट्स थे उन्हें अपने अष्ट दिग्गज में उन्होंने इंक्लूड किया. अब हम पढ़ेंगे उनके टाइम का आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था. ड्यूरिंग दिस पीरियड रीजनल आर्ट एंड आर्किटेक्चर वर रिवाइव्ड. इस पीरियड के दौरान रीजनल आर्ट और आर्किटेक्चर रिवाइव हुआ, यानी कि फिर से जिंदा हो गया. द विजयनगर रूलर्स वर ग्रेट पैटर्न्स ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लर्निंग. विजयनगर के जितने भी रूलर्स थे वो बहुत बड़े पैटर्न्स थे, यानी कि संरक्षक थे आर्ट, आर्किटेक्चर और लर्निंग के, ठीक है. द सिटी वॉज अडॉर्न्ड विद ब्यूटीफुल टेम्पल्स. पूरे विजयनगर एम्पायर में बहुत सारे ब्यूटीफुल टेम्पल्स बनाए गए. इन एडिशन टू कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू टेम्पल्स, और नए नए मंदिर बनवाने के साथ साथ दे ऑल्सो टुक चार्ज ऑफ ओल्ड डायलेपिडेटेड टेम्पल्स एंड रिपेयर्ड देम. और नए नए टेम्पल्स बनवाने के साथ साथ उन्होंने पुरानी डायलापिडेटेड ऐसे टेम्पल्स को अपने अंडर लिया और उन्हें रिपेयर भी करवाया. इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? डायलापिडेटेड. इट मीन्स ओल्ड एंड इन वेरी बैड कंडीशंस, यानी कि वो टेम्पल्स, वो बिल्डिंग्स जो बहुत ज़्यादा बेकार पुरानी थी और बैड कंडीशन में थी, उन्हें भी रिपेयर करवाया. टेम्पल्स वर अ यूनिक फीचर्स ऑफ देयर आर्किटेक्चर. उनके आर्किटेक्चर का मेन फीचर कौन सा था? यूनिक फीचर कौन सा था? टेम्पल्स. द हजार राम एंड विठल स्वामी टेम्पल बिल्ट बाय कृष्ण देव राय एट हम्पी आर मोस्ट रिमार्केबल टेम्पल्स. कृष्ण देव राय के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेम्पल्स जो उन्होंने बनवाए वो कौन से थे? हजार राम एंड विठल स्वामी टेम्पल. दे बिल्ट ग्रेट ग्रैंड पैलेसेस एंड ब्यूटीफुल टेम्पल्स. उन्होंने बहुत बड़े बड़े पैलेस और सुंदर सुंदर टेम्पल्स बनवाए. देयर फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल्स इन द सिटी आर दोज ऑफ विठल स्वामी टेम्पल एंड हजार रामा टेम्पल. उन्होंने जितने भी इस सिटी में टेम्पल्स बनवाए उनमें से फाइनेस्ट एग्जाम्पल 2 हैं, जो हैं विठल स्वामी टेम्पल और हजार राम टेम्पल. द विठल स्वामी टेम्पल इज क्वाइट लार्ज एज कम्पेयर टू हजार राम टेम्पल. विठल स्वामी टेम्पल बहुत ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू हजार राम टेम्पल फ्रॉम द स्मॉलर साइज ऑफ द हजार राम टेम्पल एंड इट्स क्लोजनेस टू द रॉयल enclosure. The historians conclude that it perhaps was the private chapel of the विजयनगर किंग्स. अब हजार राम टेम्पल का साइज छोटा था और वो उसका रॉयल एनक्लोजर बहुत क्लोज था, ठीक है, यानी कि जितना भी रॉयल चीज़ें थी वो बहुत क्लोज थी. तो हिस्टोरियंस जिन्होंने भी इस मंदिर के बारे में देखा पढ़ा, इतिहासकार जितने भी थे, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि हो सकता है, परहैप्स यानी कि हो सकता है कि ये प्राइवेट चैपल हो विजयनगर किंग्स का. चैपल मीन्स प्राइवेट प्लेस हो पूजा पाठ के लिए, ठीक है, ऐसा उन लोगों को लगा. कौन सा टेम्पल? हजार राम टेम्पल के बारे में ऐसा सोचा जाता है क्योंकि वो बहुत छोटा था, ठीक है, इसीलिए ये सोचा जाता है कि वो विजयनगर के जितने भी किंग्स थे उनके लिए एक प्राइवेट मंदिर था जहाँ पर वो खुद की अपने आप पूजा करते थे. इट्स मंडप इज सपोर्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ रिचली कार्व्ड एंड हाईली पॉलिश्ड स्टोन पिलर्स. मंडप आपको पता है, ठीक है, एक ऐसा हॉल जिसमें पिलर्स लगे होते हैं. तो उसका जो मंडप था उस मंदिर का वो है, इस आ रहा है ना, उसका मंडप जो है वो सपोर्ट मिला हुआ है उस मंदिर को एक ऐसा
पिलर्स बने हुए हैं उसके चारों तरफ, जो बहुत ही अच्छे से उस पर कार्विंग हुई हुई है और हाईली पॉलिश्ड स्टोन है उस पिलर्स के, ठीक है। द ब्रैकेट्स, बीम्स, अंडर साइड ऑफ द सीलिंग्स आर ऑल इलेबोरेटली ऑर्नामेंटेड। जितने भी हॉल के सीलिंग्स हैं अंडर साइड के, ठीक है, बीम्स हैं, ब्रैकेट्स हैं, वो सभी ऑर्नामेंटेड हैं, यानी कि अच्छे से उनकी डिज़ाइनिंग की गई है। इतनी अच्छी नक्काशी की हुई है कि बहुत अच्छी लगती है वो। द सैंक्टम एट द बैक ऑफ द मंडप, सैंक्टम यानी सैक्रेड प्लेस, ठीक है, जो देवताओं के लिए एक प्लेस होता है, तो वो मंडप के पीछे है। इट इज टॉप्ड बाय अ पिरामिडल टावर ऑल डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल स्कल्पचर। और मंडप के पीछे एक सैंक्टम है, यानी कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर भगवान की मूर्ति रखी हुई है, ठीक है, और उसके ऊपर एक पिरामिड की शेप में एक टावर बना हुआ है, जिसे पूरे अच्छे से डेकोरेट किया गया है ब्यूटीफुल स्कल्पचर से, ठीक है, ब्यूटीफुल स्कल्पचर से, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप से बॉटम तक उसे अच्छे से स्कल्पचर किया हुआ है, यानी कि डिजाइंस किए हुए हैं। इवन द एक्सटीरियर वॉल्स ऑफ द टेम्पल आर डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स फ्रॉम द रामायण। और टेम्पल की जो एक्सटीरियर यानी कि बाहर की जितनी भी दीवारें हैं उन्हें भी डेकोरेट किया गया है स्कल्पचर्स लेकर रामायण से, ठीक है। द विट्ठल स्वामी टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु एज विट्ठल। विट्ठल स्वामी टेम्पल जो है वो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, ठीक है, लॉर्ड विष्णु को विट्ठल भी बोला जाता है। इट इज़ लार्जर एंड मच मोर एम्बिशियस कंसेप्शन, और ये बहुत ही बड़ा है और इसका कंसेप्ट जो है वो बहुत ही एम्बिशियस है, बहुत ही अच्छा है। इट इज़ सिचुएटेड विद इन अ रेक्टेंगुलर कोर्ट नियरली 3 times द साइज ऑफ हजाराम टेम्पल। और ये जो विट्ठल स्वामी टेम्पल है वो एक रेक्टेंगुलर कोर्ट में क्या है, लोकेटेड है, सिचुएटेड है, और हजाराम टेम्पल के 3 गुना बड़ा है ये टेम्पल। इट्स मंडप 3 गोपुराम्स टावर ओवर द सैंक्टम थ्रू इनकम्प्लीट आर कैरेक्टराइज्ड बाय बोल्ड एंड एलिगेंट डिजाइंस एंड एक्सुबेरेंट रिचनेस। क्या बोल रहा है, इसका जो मंडप है 3 गोपुराम है। गोपुराम क्या होता है, एक बड़ा सा पिरामिडल टावर होता है, ठीक है, एक टेम्पल के एंट्रेंस गेट पर जो लगा हुआ है, ठीक है, 3 गोपुराम्स लगे हुए हैं, यानी कि ये एंट्रेंस गेट दिखा हुआ है, ये ऐसे 3 गोपुराम बने हुए हैं, ठीक है। सैंक्टम के ऊपर जो टावर बना हुआ है सभी इनकम्प्लीट हैं ये थोड़े थोड़े, लेकिन इनकम्प्लीट होने के बाद भी ये कि बहुत ही इसमें बोल्ड और एलिगेंट डिज़ाइंस बने हुए हैं और बहुत ज़्यादा एक्सिबरेंट रिचनेस वो शो करते हैं, यानी कि कलरफुल रिचनेस वो शो करते हैं। इन दी वर्ड्स ऑफ फर्ग्यूसन के वर्ड्स में, विट्ठल स्वामी टेम्पल शोज द एक्सट्रीम लिमिट एंड फ्लोरिड मैग्निफिसेंस ऑफ टू विच द स्टाइल एडवांस्ड। फर्ग्यूसन ने क्या लिखा कि विट्ठल स्वामी टेम्पल जो है वो एकदम एक्सट्रीम लिमिट, लास्ट लिमिट तक अच्छी लिमिट्स शो करता है, फ्लोरिड मैग्निफिसेंस दिखाता है, इनकी फ्लोरल बहुत ही अच्छी चीज़ें दिखाता है, जिसमें एडवांस स्टाइल तक शो करता है। कौन, विट्ठल स्वामी टेम्पल, ठीक है। तो उस टाइम का आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऐसा था, किसमें, विट्ठल स्वामी टेम्पल के बारे में बात हो रही है। बहुत ही अच्छा टेम्पल है और इतनी अच्छे से कार्विंग, इतने अच्छे से उसमें स्कल्पचर्स बने हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है। द एलिफेंट्स स्टेबल एट विजयनगर हम्पी इज़ अनदर रिमार्केबल बिल्डिंग। विजयनगर हम्पी में एलिफेंट का स्टेबल बना हुआ है, ठीक है, जहाँ पर स्टेबल एलिफेंट्स को रखा जाता है, वो भी एक बहुत ही अच्छी रिमार्केबल बिल्डिंग है। द विरूपक्ष टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा इज़ अ फाइन स्पीसीमैन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। टेम्पल आर्किटेक्चर यानी कि टेम्पल जितने भी उन्होंने बनवाए उसमें एक टेम्पल और है विरूपक्ष टेम्पल, जो लॉर्ड शिवा को क्या है, डेडिकेटेड है, वो भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, फाइन एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर का। इट हैज़ 50 मीटर्स हाई गोपुराम, उसमें 50 मीटर ऊंचे गोपुराम हैं। द वेरी चॉइस ऑफ द साइट ऑफ विजयनगर वॉज इंस्पायर्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ द श्राइन्स ऑफ विरूपक्ष एंड पंपा देवी। और जो विजयनगर की चॉइस थी, वेरी चॉइस ऑफ द साइट ऑफ विजयनगर, विजयनगर की जो साइट थी उसकी जो चॉइस थी ना, जो उन्होंने की थी, वो इंस्पायर्ड थी किससे, श्राइन्स बने हुए थे, ठीक है, किसके, तीर्थ स्थान बने हुए थे विरूपक्ष के और पंपा देवी के। विजयनगर किंग्स क्लेम टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ द गॉड विरूपक्ष। विजयनगर किंग्स जो थे वो गॉड विरूपक्ष के बिहाफ पर क्या करते थे, शासन करते थे। ऑल रॉयल ऑर्डर्स वर साइन श्री विरूपक्ष। जितने भी शाही ऑर्डर साइन किए जाते थे वो श्री विरूपक्ष के नाम से साइन किए जाते थे, ठीक है। एज पर लोकल ट्रेडिशन द हिल्स सराउंडिंग द सिटी शेल्टर्ड द मंकी किंगडम ऑफ वाली एंड सुग्रीव। और लोकल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो हिल सिटी के चारों तरफ जितने भी हिल्स थे, ठीक है, जितनी भी पहाड़ियाँ थी, वो वहाँ पर मंकी किंगडम रहते थे, किसकी, वाली और सुग्रीव, जो रामायण में आते हैं ना,
उनकी किंगडम रहती थी वहाँ पर। पंपा देवी द लोकल गॉडेस डिड पेनेंस इन हिल्स टू मैरी विरूपाक्ष द गार्जियन डाइटी ऑफ द किंगडम। पंपा देवी क्या थी? लोकल गॉडेस थी, उनकी देवी थी, ठीक है, जो हिल्स पर रही, विरूपाक्ष से शादी करने के लिए द गार्जियन डाइटी थी ये किंगडम की, ठीक है, किंगडम की गार्जियन डाइटी थी ये। द विजयनगर वॉज सराउंडेड बाय 7 वॉल्स ओवर अ लेंथ ऑफ 95 किलोमीटर्स। विजयनगर जो था वो सराउंडेड था, ठीक है, विजयनगर के चारों तरफ 7 वॉल्स थी जो 95 किलोमीटर्स की लेंथ प्रोड्यूस करती थी। द इनसाइड ऑफ द सिटी वॉज ब्यूटीफुल एंड वेल प्लान्ड आउट। और सिटी के अंदर से जो थी, यानी कि क्या बोल रहा है, विजयनगर के चारों तरफ 7 वॉल्स थी, ठीक है, जिसकी 95 किलोमीटर्स लेंथ थी, और सिटी अंदर से बहुत ज़्यादा सुंदर थी और वेल प्लान्ड थी, ठीक है, अच्छे से उसमें सारी ऑर्गेनाइजेशन किया हुआ था। इनफैक्ट पोर्टुगीज ट्रैवलर डोमिंगो पेज हैज़ कंपेयर्ड विजयनगर टू द सिटी ऑफ रोम इन साइज एंड ब्यूटी। इनफैक्ट और तो और पोर्टुगीज ट्रैवलर आए थे डोमिंगो पेज, उन्होंने विजयनगर सिटी को कंपेयर किया रोम से, ठीक है, रोम जो सिटी है उससे क्या किया, कंपेयर किया साइज में और ब्यूटी में। तो यहाँ ये बात हुई हमारी विजयनगर किंगडम के बारे में। अब हमारा आता है द बहमनी किंगडम, ठीक है, बहमनी किंगडम हम स्टार्ट करते हैं। इन CE 1347 ड्यूरिंग द राइन ऑफ मोहम्मद तुगलक दौलताबाद देवगिरी बिकेम इंडिपेंडेंट अंडर हसन गंगू। 1347 में जब मोहम्मद तुगलक का शासन चल रहा था दौलताबाद में, देवगिरी बोलते हैं अब, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है हसन गंगू के अंडर। ही अज्यूम्ड द टाइटल अलाउद्दीन हसन शाह बामन, फिर उसे टाइटल मिल जाता है अलाउद्दीन हसन शाह बामन। दस द बहमनी किंगडम वॉज फाउंडेड, और इसीलिए बहमनी किंगडम का क्या हुआ, वो फाउंड हुई, उसकी खोज हुई। गुलबर्ग वॉज द कैपिटल ऑफ दिस किंगडम। बहमनी किंगडम की कैपिटल क्या है, क्या थी, गुलबर्ग, ठीक है, और विजयनगर किंगडम की क्या थी कैपिटल, हम्पी। दिस किंगडम इंक्लूडेड द होल ऑफ नॉर्थर्न डेक्कन अप टू द कृष्णा रिवर। और इस किंगडम में आपका नॉर्थर्न डेक्कन एरिया आता था, ठीक है, और कृष्णा रिवर तक आता था। द डायनेस्टी रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 180 ईयर्स। इस किंगडम ने, कौन सी ने, बहमनी किंगडम ने शासन किया अबाउट 180 ईयर्स तक। टू मोस्ट पावरफुल पर्सनैलिटीज ऑफ बहमन डायनेस्टी वर फिरोज शाह बहमनी एंड महमूद गवन। दो मोस्ट पावरफुल पर्सनैलिटीज कौन सी थी बहमन डायनेस्टी की, फिरोज शाह बहमनी एंड महमूद गवन। अब हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं फिरोज शाह बहमनी, जिन्होंने शासन किया 1397 से 1422 तक। फिरोज शाह बहमनी वॉज अ पावरफुल रूलर हु कन्क्वेयर्ड द रायचूर दोब एंड डिफीटेड द किंग ऑफ विजयनगर। फिरोज शाह बहमनी एक बहुत ही पावरफुल रूलर थे, जिन्होंने रायचूर दोब को क्या किया, कन्क्वेयर किया और विजयनगर के राजा को हराया। फिरोज शाह वॉज नॉट ओनली अ कैपेबल रूलर बट ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड साइंस। फिरोज शाह एक योग्य शासक ही नहीं थे, बल्कि और तो और वो क्या थे, एक बहुत ही बड़े पैटर्न थे आर्ट और साइंस के। पैटर्न में संरक्षक थे, वो प्रिजर्व करके रखी थी उन्होंने आर्ट और साइंस को। ही इन्वाइटेड मैनी लर्न मैन टू स्टे इन हिज कोर्ट, और उन्होंने बहुत सारे जो ज्ञानी लोग थे उन्हें अपने कोर्ट में रुकने के लिए बुलाया। ही न्यू मैनी लैंग्वेजेस एंड वॉज अ ग्रेट पोएट, और उन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती थी और एक बहुत ही अच्छे वो कवि भी थे। कौन, फिरोज शाह बहमनी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आती है बहमनी किंगडम की, महमूद गवन, जिन्होंने 1463 से 1481 तक शासन किया। महमूद गवन एक्टेड एज द वजीर प्राइम मिनिस्टर अंडर बहमनी रूलर मोहम्मद शाह थर्ड। महमूद गवन ने एक वजीर की तरह काम किया था, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की तरह काम किया था बहमनी रूलर मोहम्मद शाह थर्ड के अंडर, ठीक है। ही एनकरेज ट्रेड एंड दस ब्रॉड प्रॉस्पेरिटी टू द स्टेट। उन्होंने व्यापार को बहुत बढ़ावा दिया, एनकरेज किया, और इसी वजह से स्टेट में प्रॉस्पेरिटी आई, समृद्धि आई। ही टुक सेवरल स्टेप्स टू एनकरेज एग्रीकल्चर। उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स ऐसे भी उठाए जिससे एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिले। ही फॉट सक्सेसफुल वॉर्स अगेंस्ट द रूलर ऑफ विजयनगर, कोंकण, ओडिशा एंड संगमेश्वर। उन्होंने बहुत सारे सक्सेसफुल वॉर्स भी लड़े अगेंस्ट द रूलर ऑफ, किसके खिलाफ, विजयनगर के राजा के खिलाफ, कोंकण, ओडिशा और संगमेश्वर के राजा के खिलाफ उन्होंने वो ऐसे युद्ध लड़े कि वो जीते। ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर एंड इंट्रोड्यूस्ड मैनी रिफॉर्म्स। वो एक बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किए, रिफॉर्म्स भी यानी बदलाव किए। ही वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आती थी, वो बहुत अच्छे से चीज़ें आती थी उन्हें, अच्छे से लर्न थी। द मैग्निफिशेंट मदरसा इन बिदर वॉज बिल्ड बाय हिम वेयर स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड वुड स्टडी। उन्होंने एक मदरसा बनवाया था, इस्लाम की एजुकेशन जहाँ पर दी जाती है, ठीक है, रिलीजियस एजुकेशन जो दी जाती है इस्लाम की,
वो उसे हम बोलते हैं मदरसा। तो मदरसा उन्होंने बिदार में बनवाया था। बिदर एक एरिया था, ठीक है, उनके द्वारा बनवाया गया था, जहाँ पर पूरे वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से बच्चे आते थे और पढ़ते थे। एंडाउड विद अ रेयर मिलिट्री जीनियस, ही फॉट मैनी वॉर्स एंड एक्सटेंडेड द डोमिनियंस ऑफ हिज किंगडम टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। और उनकी बहुत ही अच्छी मिलिट्री थी, तो उन्होंने बहुत सारे वॉर्स भी लड़े और अपने किंगडम को बहुत एक ग्रेटेस्ट एक्सटेंट तक उन्होंने बढ़ा लिया था। ही वॉज किल्ड बाय द नोबल्स इन CE 1481, और उन्होंने उनकी जो मृत्यु हुई थी वो कैसे हुई थी, उन्हें मारा गया था नोबल्स के द्वारा CE 1481 में, ठीक है। अब देखिए आपको गोल गुम्बज दिखाया हुआ है। अब हम पढ़ते हैं बहामनी किंगडम का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। द किंग वॉज वेरी पावरफुल एंड द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज लुक्ड आफ्टर बाय द वजीर्स। किंग बहुत पावरफुल था, ठीक है, और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था यानी कि मैनेजमेंट था वो वजीर्स के द्वारा देखा जाता था, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अच्छे मैनेजमेंट के लिए, द किंग्स डिवाइडेड देयर एम्पायर इनटू प्रोविंसेस। किंग ने क्या किया, ताकि अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन हो, इसके लिए किंग ने पूरे एम्पायर को प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया। दीज प्रोविंसेस वर मैनेज्ड बाय गवर्नर्स, और हर प्रोविंस को का एक हेड दे दिया जिसे गवर्नर बोला गया। दीज गवर्नर्स वर वेरी पावरफुल, ये सभी गवर्नर्स बहुत पावरफुल थे। दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द प्रोविंसेस एंड सेंट अ पार्ट ऑफ इट टू द किंग। ये गवर्नर्स रेवेन्यूज कलेक्ट करते थे अपने प्रोविंसेस से, अपने अपने एरिया से, और उसका एक पार्ट किंग को भेज देते थे। दे ऑल्सो सप्लाइड हिम विद ट्रूप्स इन टाइम्स ऑफ वॉर, और वो क्या करते थे, वॉर के टाइम पर राजा को ट्रूप्स भी भेजते थे। ट्रूप्स यानी सेना भेजते थे। ईच गवर्नर हैड अ फिक्स नंबर ऑफ सोल्जर्स ही मेंटेन्ड टू बी सेंट टू द किंग ड्यूरिंग वॉर टाइम। हर गवर्नर जो था वो, हर प्रोविंस के जो एक एक गवर्नर था वो फिक्स नंबर ऑफ सोल्जर्स को मेंटेन करता था, जिससे कि अगर वॉर टाइम आता है तो वो राजा को उनके पास, उन सोल्जर्स को राजा के पास भेज सके। पर्शियन एंड अरेबिक वर यूज्ड एज कोर्ट लैंग्वेजेस, और पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज को कोर्ट लैंग्वेज की तरह यूज़ किया गया था। अब बात आती है आर्किटेक्चर कैसा था। द बहामनी रूलर्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द कल्चरल एडवांसमेंट ऑफ द कंट्री। बहामनी रूलर्स ने कंट्री की कल्चरल एडवांसमेंट हो उसके लिए भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया था। अंडर देम मॉस्क्यूज, लाइब्रेरीज, मदरसाज एंड ग्रैंड पैलेसेस वर बिल्ट। और कल्चरल एडवांसमेंट जो किया था उसमें उन्होंने मॉस्क्यूज, लाइब्रेरीज, मदरसाज और बहुत बड़े बड़े पैलेस भी बनवाए थे। द जामा मस्जिद ऑफ गुलबर्ग, कलाबुर्गी फोर्ट, द गोल गुम्बज ऑफ बिजपुर, बिजपुरा में है, एंड द चांद मीनार एट बिदर आर सम ऑफ द सुपर्ब स्ट्रक्चर्स रेज्ड बाय देम। ये सभी स्ट्रक्चर्स बहामनी रूलर्स के द्वारा बनाए गए थे। स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स वर ऑल्सो बिल्ड फॉर डिफेंस पर्पजेज, और बहुत बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग मजबूत किले भी बनाए गए थे डिफेंस पर्पज़ के लिए, यानी कि कोई अटैक करे तो उसमें बचाव के लिए वो बनाए गए थे फोर्ट्स। द बिजपुर फोर्ट एंड द गोलकोंडा फोर्ट आर ग्रेट स्पेसिमेंस ऑफ फाइन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। उस टाइम के बहामनी रूलर्स के टाइम की अगर आपको फाइन और ग्रेट एग्जाम्पल्स देखने हैं फाइन आर्ट और आर्किटेक्चर के, तो दो हैं जो हैं आपके बिजपुर फोर्ट और गोलकोंडा फोर्ट। गोलकोंडा वॉज द कैपिटल ऑफ कुतुब शाही डायनेस्टी। गोलकोंडा जो फोर्ट था, यानी कि गोलकोंडा कंट्री भी है थी, ठीक है, तो वो कैपिटल थी कुतुब शाही डायनेस्टी की। इट इज़ अ सिटाडेल एंड फोर्ट, ये एक सिटाडेल भी था और एक फोर्ट भी था, यानी कि महल भी था और एक किला भी था। द गोलकोंडा फोर्ट कॉम्प्लेक्स इज स्प्रेड अक्रॉस 11 किलोमीटर ऑफ टोटल एरिया एनक्लोज्ड बाय एन आउटर वॉल। गोलकोंडा फोर्ट कॉम्प्लेक्स जो था वो पूरे टोटल एरिया के 11 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ था, जिसके चारों तरफ एक आउटर वॉल बनी हुई थी। पवेलियंस, गेट्स, एंट्रेंसेज एंड डोम्स ऑफ द फोर्ट रिवील इट्स आर्किटेक्चरल एलिगेंस। और पूरे एरिया में, पूरे फोर्ट के जितने भी पवेलियंस, गेट्स और एंट्रेंस डोम्स बने हुए थे, वो उसका आर्किटेक्चरल एलिगेंस कितना था, अच्छा था आर्किटेक्चर, वो शो करते हैं, रिवील करते हैं। दिस फोर्ट इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स एडवांस्ड अकाउस्टिक सिस्टम। ये फोर्ट उसके एडवांस अकाउस्टिक सिस्टम के लिए भी जाना जाता है। बट देयर इज़ नोन दैट कैन बी कंपेयर्ड विद गोल गुम्बज ऑफ बिजपुर। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे गोल गुम्बज ऑफ बिजपुर के साथ कंपेयर किया जा सके, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट स्प्लेंडेड मॉन्यूमेंट ऑफ द बहामनी सुल्तान्स। बहामनी सुल्तान्स का मोस्ट स्प्लेंडेड मॉन्यूमेंट है। इन दी वर्ड्स ऑफ पर्सी ब्राउन, पर्सी ब्राउन के वर्ड्स में, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट रिमार्केबल सिंगल मुस्लिम बिल्डिंग इन इंडिया। पर्सी ब्राउन ने क्या कहा था गोल गुम्बज के बारे में? उन्होंने बोला ये वन ऑफ द लार्जेस्ट और मोस्ट रिमार्केबल सिंगल मुस्लिम बिल्डिंग है पूरे इंडिया में। दिस मॉन्यूमेंट वॉज बिल्ड बाय, ये गोल गुम्बज किसने बनवाया था? मोहम्मद आदिल शाह सेकंड ने बनवाया था 1660 में।
ड्यूरिंग हिज ऑन राइन, अपने शासन के दौरान। आर्किटेक्चर ऑफ जनरल पोस्ट ऑफिस एंड प्रिंसेस ऑफ वेल्स म्यूजियम एट मुंबई आर इंस्पायर्ड बाय गोल गुम्बज। जनरल पोस्ट ऑफिस का जो आर्किटेक्चर है और वेल्स म्यूजियम का जो राजा था, किंग प्रिंस था, मुंबई में है, ये सभी गोल गुम्बद से इंस्पायर्ड है, यानी कि उनका आर्किटेक्चर उन्होंने यूज़ किया था। सम ऑफ चीफ आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ गोल गुम्बद आर दी फॉलोइंग। गोल गुम्बद के कुछ मेन आर्किटेक्चरल फीचर्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। एरिया ऑफ गोल गुम्बद इज 18,000 स्क्वायर फीट, इसका एरिया इतना है। इट्स डोम विच हैज़ एन एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ 43.2 मीटर्स इज नोन टू बी द लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड। इसका जो डोम बना हुआ है, ठीक है, गोल गुम्बद का 43.2 मीटर्स का उसका डायमीटर है, तो ये जाना जाता है कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डोम है। एज सच इट क्रिएट्स बहुत ऑ एंड अमेजमेंट ऑन द माइंड्स ऑफ विजिटर्स, और इसी वजह से ये विजिटर्स यानी कि जो भी गोल गुम्बद घूमने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं, उनके माइंड में इसके लिए एक बहुत ही अमेजमेंट क्रिएट हो जाती है, यानी कि बहुत ही लोग एक्साइटेड भी हो जाते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और क्या फीचर्स बताए मैं, नोवल एंड मोस्ट इंजीनियस मेथड हैज़ बीन यूज्ड टू काउंटरैक्ट द आउटवर्ड थ्रस्ट ऑफ इट्स वास्ट डोम। एक बहुत ही अच्छा मेथड इसमें यूज़ किया गया है उसके बड़े से डोम में। अ कॉम्बिनेशन ऑफ 8 इंटरेस्टिंग आर्क्स हैव बीन यूज्ड टू सपोर्ट दिस डोम, और इस डोम को सपोर्ट करने के लिए 8 आर्क आपको पता है ना, एक स्ट्रक्चर जिसका कर्व्ड टॉप होता है और साइड स्ट्रेट होती हैं, ठीक है, जो बिल्डिंग के वेट को क्या करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे ही 8 आर्क का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया जिससे इस डोम को सपोर्ट किया जा सके, क्योंकि बहुत बड़ा डोम है तो उसे सपोर्ट करने के लिए आर्क का यूज़ किया गया। देयर आर 4 टावर्स अटैच टू इट्स 4 कॉर्नर्स, उसके 4 कॉर्नर्स में 4 टावर्स दिए हुए हैं जो उससे अटैच्ड हैं। ईच टावर और टरेट में स्मॉल टावर, बड़ी सी बिल्डिंग पे जो स्मॉल टावर है, ठीक है, हर टावर में 7 स्टोरीज हैं जिस विद अ स्मॉल डोम एट द टॉप, जिसमें 7 स्टोरीज हैं और हर टावर पर एक स्मॉल डोम है उसके टॉप पर। द सेंट्रल डोम इज बैलेंस्ड बाय द टॉल टेपरिंग मिनारेट्स एट द 4 कॉर्नर्स इन सच अ वे दैट द एंटायर सरफेस लुक्स क्वाइट प्रोपोर्शनल, एलिगेंट एंड हारमोनियस। सेंट्रल डोम को बैलेंस किया गया लंबी सी मिनारेट्स के साथ, ठीक है, टॉल मिनारेट्स के साथ, और जो चारों कॉर्नर्स पर लगी हुई हैं इस तरीके से लगी हुई हैं कि एंटायर जो स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर बहुत ही प्रोपोर्शनल यानी कि बहुत ही अच्छे से बना हुआ है, एलिगेंट दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है, ठीक है। अदर रिमार्केबल बिल्डिंग्स ऑफ दिस पीरियड वर, इस पीरियड के यानी कि बाहमनी किंगडम के टाइम पर कौन कौन सी और बिल्डिंग्स बनी हैं अच्छी, फोर्ट्रेस ऑफ दौलताबाद, मदरसा ऑफ महमूद गवन, जामा मस्जिद एट बिदर एंड द टॉम्ब ऑफ महमूद गवन, ठीक है, ये सभी बहुत ही रिमार्केबल बिल्डिंग्स हैं। 2 यहाँ पर मेन बताई थी, गोलकोंडा फोर्ट और गोल गुम्बज। गोल गुम्बज इज एट बिजपुर इज एन आर्किटेक्चरल वंडर, ये बहुत ही अच्छा वंडर है। इट इज़ द टॉम्ब ऑफ मोहम्मद आदिल शाह सुल्तान ऑफ बिजपुर, यहाँ पर गोल गुम्बज ऑफ बिजपुर में टॉम्ब है सुल्तान ऑफ बिजपुर का, यानी कि बिजपुर के जो सुल्तान थे मोहम्मद आदिल शाह, उनका टॉम्ब है यानी कि मकबरा है। इट्स डोम इज सेड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और उनका जो टॉम्ब है, ठीक है, सॉरी डोम बना हुआ है इस गोल गुम्बज का, वो वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट डोम है। देयर आर नो पिलर्स टू सपोर्ट द डोम, और डोम को सपोर्ट करने के लिए कोई पिलर्स यूज़ नहीं हुए हैं। इट हैज़ एन अनपैरेलल्ड अकाउस्टिक सिस्टम, इसमें एक अनपैरेलल्ड अकाउस्टिक सिस्टम बना हुआ है, यानी कि एनी साउंड मेड इन द इनर गैलरी ऑफ द गोल गुम्बज गिव राइज टू मल्टीपल इकोज। इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी साउंड अगर गोल गुम्बज के अंदर बनाई जाती है, यानी कि प्रोड्यूस, अगर आप कुछ बोल रहे हो गोल गुम्बज के अंदर, तो मल्टीपल इकोज प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, यानी कि आपने कुछ आवाज़ लगाई गोल गुम्बज के अंदर तो आपको अपनी आवाज़ वापस सुनाई देगी, बहुत सारे इकोज सुनाई देंगे, तो वो अनपैरेलल अकाउस्टिक सिस्टम कहलाता है ये, ठीक है। ये तो हो गया बाहमनी किंगडम के बारे में। हम पढ़ेंगे डाउनफॉल कैसे हुआ बाहमनी किंगडम का, उसके बाद ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज। बाहमनी रूलर्स कंटिन्यूसली फॉट विद द नेबरिंग स्टेट्स, स्पेशली विजयनगर। बाहमनी रूलर्स ने लगातार उनका युद्ध होता रहा पड़ोसी स्टेट से, स्पेशली विजयनगर के साथ। दिस वॉज अ फाइनेंशियल स्ट्रेन फॉर द किंगडम, और जब उनके ऐसे कंटिन्यूसली युद्ध होने लगे तो फाइनेंशियल स्ट्रेन उन पर दबाव पड़ने लगा किंगडम पर।
द लेटर बामनी रूलर्स वर वीक एंड इनकम्पिटेंट, और जो अगले बामनी रूलर्स आए थे वो बहुत वीक थे और इनकम्पिटेंट थे, यानी कि कम्पीट नहीं कर पाए। आफ्टर द डेथ ऑफ महमूद गवन द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड एबलेस्ट मिनिस्टर द बामनी किंगडम डिसइंटीग्रेटेड एंड स्प्लिट इनटू सेवरल इंडिपेंडेंट स्टेट्स। जब महमूद गवन की डेथ हो गई उसके बाद, मतलब महमूद गवन बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट और एबलेस्ट मिनिस्टर था, उसकी मृत्यु के बाद बामनी किंगडम डिसइंटीग्रेट हो गई, यानी कि बिखर गई, और उसने अपने आप में बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स अलग अलग उसके बन गए। बाय CE 1527 में किंगडम हैज़ डिसइंटीग्रेटेड इनटू 5 इंडिपेंडेंट किंगडम्स। ठीक है, 5 इंडिपेंडेंट किंगडम्स बन गए उस पूरी एक बामनी किंगडम में से। तो बिदर उसका रूलर था, बारिश शाही बरार इमाद शाही उसका रूलर था, बिजपुर आदिल शाही, अहमदनगर निज़ाम शाही एंड कोलोकोंडा कुतुब शाही। पढ़ा था ना। दीज किंगडम्स वर कॉन्स्टेंटली इंगेज्ड इन वॉर्स विद ईच अदर एंड वर फाइनली एब्जॉर्ब्ड इनटू द मुगल एम्पायर। और ये सभी किंगडम्स कॉन्स्टेंटली युद्ध करती रही आपस में एक दूसरे से, ठीक है, और फाइनली एक टाइम ऐसा आया कि मुगल एम्पायर ने इन सभी को अपने अंडर कर लिया। तो ये था विजयनगर और बामनी किंगडम्स के बारे में। ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। आपको कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, और आपको कुछ और डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, और ये भी ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।